इलेक्ट्रिक की तार नहीं लगी। हाँ जी बेटा, सो वी वर डिस्कसिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड टेक्निक क्या होती है? वी ट्रांसमिट अल्ट्रासाउंड pulses into the body from the surface. Reflected pulses are detected at the surface, they are amplified, they are processed, and an image is formed on a screen. और क्या होता है? The time delay between sending and receiving the pulses gives the information about depth of boundary, and the nature of reflected pulse gives the information about nature of boundary. हमने पढ़ा था। अल्ट्रासाउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देयर आर सम क्रिस्टल, फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो या तो कंप्रेस हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी देते हैं तो ऑपोजिट बिहेव करती है। तो जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल को ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं तो वाइब्रेट करती है, एंड वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी होता है कि जब क्रिस्टल अनस्ट्रेस्ड होती है, अपनी नेचुरल शेप की होती है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं होती। अच्छा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की तरह से मिलकर बनी है, जिनके दरमियान बॉन्ड रिजिड नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अलाइंड है। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव आयंस को, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करती है। उससे क्या होता है? क्रिस्टल या तो कंप्रेस हो जाती है या एक्सटेंड हो जाती है। नहीं, जब हम इसको ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंप्रेस एक्सटेंड हो, बता दिया। हाँ, जब हम इसको खुद से डिफॉर्म करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के सेंटर अलाइन नहीं रहते, वन साइड बिकम मोर पॉजिटिव, अदर साइड बिकम मोर नेगेटिव, तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। तो फिर जब साउंड वेव टक्कर मारती है, कंप्रेशन रेफ्रिक्शन टक्कर मारते हैं, तो ये वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस होती है। थोड़ा सा देख लें जी बेटा। ये जी पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये हेक्सागोनल नहीं, इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट किया हुआ है, 2 डायमेंशन में, हालांकि 3D होता है इसका। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये सिलिकॉन आयन, पॉजिटिवली चार्ज सिलिकॉन आयन, और ये ऑक्सीजन आयंस, ठीक है। इनका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने 2D में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, 2 डायमेंशन में। इसका इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसके साइडों पे ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कोनों पे थिन लेयर ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है। थिन लेयर्स ऑफ सिल्वर, इट्स अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इसके यहां भी और यहां भी कोटिंग हुई है, थिन लेयर ऑफ सिल्वर की कोटिंग हुई है। इट एक्ट्स लाइक इलेक्ट्रोड्स। अच्छा भी, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिलिकॉन आयन, ऑक्सीजन आयंस। कहते हैं पोजीशंस ऑफ ऑक्सीजन लिंक्स आर नॉट रिजिड टू फिक्स्ड यूनिट्स। ऑक्सीजन आयंस की पोजीशन फिक्स नहीं है। अच्छा, तो ये हिल सकती है। तो जब ये अनस्ट्रेस्ड होती है ना, तो इस तरह है अनस्ट्रेस्ड। जब ये कंप्रेस हो जाती है तो वन साइड बिकम मोर पॉजिटिव, वन साइड बिकम मोर नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के सेंटर अलाइन नहीं रहते, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाती है। और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, इस तरह बिहेव करती है। तो जब साउंड वेव इसको टक्कर मारेगी, कंप्रेशन इसको कंप्रेस करेगा, रिफ्लेक्शन इसको एक्सटेंड करेगा। तो जब साउंड वेव इसको टक्कर मारेगी तो ये वाइब्रेट करेगी, और जब वाइब्रेट करेगी तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ जाएगी, इस पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप इसको, ये नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऊपर पॉजिटिव प्लेट, नीचे नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव इंड्यूस कराएगी, नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस कराएगी, तो ये पोजीशन हो जाएगी इसकी। और जो ऑपोजिट पोलैरिटी देंगे, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगी, यहां पॉजिटिव इंड्यूस कराएगी, और पॉजिटिव क्या करेगी, यहां नेगेटिव इंड्यूस करेगी, ये पोजीशन हो जाएगी। सो जब आप उसको ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखेंगे तो वाइब्रेट करेगी, और जब ये वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। हम फ्रीक्वेंसी कौन सी रखेंगे कि ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करे, ये रेजोनेट हो जाए। तो डेलिब्रेटली क्वार्ट्ज क्रिस्टल का साइज इतना छोटा रखा जाता है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कहां पे आ जाए, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक रेंज में आ जाए। हम चाहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करें,
जितनी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ऑडिबल रेंज के अबव होगी। ऑडिबल रेंज से अबव तो 25,000 भी है, हम सिलेक्ट करते हैं 2 मिलियन 6 मिलियन। क्यों? जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, उतना बॉडी के अंदर डिफ्रैक्शंस कम होंगी। तो लिटिल स्ट्रक्चर्स को भी आप, लिटिल फीचर्स ऑफ द बॉडी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर साउंड वेव अंदर डिफ्रैक्ट होने लग जाएंगी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम पहुंचेगी। हम चाहते हैं लेस डिफ्रैक्शन हो, लिटिल डिटेल्स इनसाइड द बॉडी भी हमें पता चल जाए। तो इसलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस यूज करेंगे, मैं बताऊंगा, आपको लिखवा दूंगा। तो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस और जनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सुनिए जरा, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है, ये जो बॉडी पे रखते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोब, इसकी प्लास्टिक बैकिंग मटेरियल है, ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये कोएक्सियल केबल है, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लास्टिक कवर है, अर्थ मेटल केस है। ये बॉडी पे रखेंगे तो पहले यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग फील्ड अप्लाई करेंगे जिससे वाइब्रेट होगी। वाइब्रेट होगी तो अल्ट्रासाउंड पल्स बॉडी में ट्रांसमिट करेगी। अल्ट्रासाउंड पल्स बॉडी के अंदर वाली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अब ये रिसीवर बन जाएगा। यही ट्रांसमीटर है, यही रिसीवर है, पढ़ा था आपने। जब पल्सेस यहां पे पहुंचेंगी तो अगेन ये वाइब्रेट करेगा, साउंड को सेंस करेगा और फिर बड़ी वीक सी वेव रिसीव होगी। उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और आपको डिस्प्ले दे देगा। तो ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है, इसकी आपको वो आनी चाहिए, लेबलिंग आनी चाहिए अगर आ जाए तो। ये पाइजो क्रिस्टल है, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसके प्लास्टिक कवर है। डायग्राम बनाने हैं प्लीज मेक द डायग्राम। कोएक्सियल केबल, अर्थ मेटल केस, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, इससे पाइजो क्रिस्टल है जिससे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। प्लीज ड्रॉ करें। Hurry up, please draw it. अल्ट्रासाउंड प्रोब है ये टोटल। केबल लगी होती है, केबल कंप्यूटर से अटैच है। डन बेटा। ओके बेटा, सो हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रासाउंड टेक्निक इन डायग्नोसिस। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने में और उसको डिटेक्ट करने में क्या यूज होता है? पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है। पाइजो ट्रांसड्यूसर होता है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन आयन से मिलकर बना हुआ है, और ऑक्सीजन आयंस बहुत रिजिड नहीं है। जब ये अनस्ट्रेस्ड है तो उनके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अलाइंड है। जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है? ये कंप्रेस हो जाता है। वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो जाता है? वोल्टेज अप्लाई करने से पॉजिटिव नेगेटिव आयन के सेंटर लाइन नहीं रहते, ये कंप्रेस से एक्सटेंड हो जाता है। तो जब हम इसको ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं तो वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेट करता है तो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। और हम जो फील्ड, ऑल्टरनेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं कि ये रेजोनेट करे। और क्या करते हैं, एक और चीज भी थी, और साइज ऑफ क्रिस्टल ये रखते हैं कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो मेगा हर्ट्ज में आ जाए, ताकि हम मेगा हर्ट्ज वाली अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करें। मेगा हर्ट्ज वाली साउंड वेव, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी बॉडी के अंदर लिटिल डिटेल्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि लेस डिफ्रैक्शन होगी। यहां तक पढ़ा था आपने। अच्छा बेटा, एक डेफिनेशन लिखिए। स्पेसिफिक acoustic
impedance. Specific acoustic impedance. Specific acoustic impedance. Specific acoustic impedance. जी बेटा, स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस क्या होती है? जैसे लीनियर मोशन को फ्रिक्शन अपोज करती है ना, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, चार्जेस की मोशन को रेजिस्टेंस अपोज करती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिमिलरली साउंड वेव जब बॉडी में जाती है तो उनका हीटिंग इफेक्ट होता है स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस की वजह से। एवरी मीडियम हैज अ क्वांटिटी नोन एज स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस। इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस? इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z किसके इक्वल होती है? डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ये क्या है? स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस। बेटा ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड अभी भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड बस। What is specific acoustic impedance? It is a product of density of medium and speed of sound in that medium. Specific acoustic impedance. हाँ जी, किसकी ज्यादा होगी? जो डेंसर मटेरियल होगा जहां पे स्पीड ज्यादा होगी। एयर की स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपीडेंस कम है, एयर की डेंसिटी भी कम है और एयर में स्पीड ऑफ साउंड भी कम है। अगर मैं एयर की डेफिनेशन लिख लें आप, व्हाट इज स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपीडेंस? इट इज ये फॉर्मूला डेफिनेशन है। इट इज द प्रोडक्ट of density and speed of sound in that medium. It is a product of density of medium and speed of sound in that medium. Specific acoustic impedance. अच्छा भाई, एयर की स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपीडेंस निकालनी है एयर की, तो एयर की डेंसिटी होती है 1.3, एयर में स्पीड होती है 330। ऑलमोस्ट 429। इसकी यूनिट क्या बनेगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब इंटू स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपीडेंस ऑफ एयर। एयर की बहुत कम है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी की निकालें। ह्यूमन बॉडी ऑलमोस्ट, ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के आसपास, पानी की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट 1000 ही करने चाहिए। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट, तो यानी कि 1500,000 केजी मीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपीडेंस ह्यूमन बॉडी की बहुत ज्यादा होती है, एयर की बहुत कम होती है। तो डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपीडेंस होती है। इसलिए हीटिंग इफेक्ट होता है। जब साउंड वेव बॉडी से जाती है तो उसकी साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है ड्यू टू एक्यूस्टिक इंपीडेंस। अच्छा बेटा, लिख लिया एक्यूस्टिक इंपीडेंस। ये पता क्यों जरूरी है? जब साउंड ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है ना, तो ये डिपेंड करता है एक्यूस्टिक मीडियम के ऊपर। अगर एक्यूस्टिक मीडियम का जो डिफरेंस होता है, इंपीडेंस डिफरेंस ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये दो मीडियम्स है ना, ये है जी फैट, ये बोन। अब यहां से साउंड वेव आ रही है, अब कुछ ट्रांसमिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। ये इंटेंसिटी थी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब कितनी रिफ्लेक्ट होगी, कितनी ट्रांसमिट होगी, इट डिपेंड्स ऑन एक्यूस्टिक इंपीडेंस डिफरेंस। अगर इनका इंपीडेंस डिफरेंस ज्यादा होगा ना, तो रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, ट्रांसमिट कम होगी। अगर इनका एक्यूस्टिक इंपीडेंस डिफरेंस सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा एक्यूस्टिक इंपीडेंस, तो फिर क्या होगी? ट्रांसमिट ज्यादा होगी, रिफ्लेक्ट कम होगी।
तो एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि साउंड वेव ने ट्रांसमिट होना है कि रिफ्लेक्ट बैक होना है। तो हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रासाउंड टेक्निक। अल्ट्रासाउंड टेक्निक में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोड्यूस होती है, पाइजो क्रिस्टल यूज होता है और पाइजो क्रिस्टल को हम अल्टरनेटिंग फील्ड में रख के वाइब्रेट कराते हैं तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। फिर वही जो होती है अल्ट्रासाउंड प्रोब रिसीवर बन जाती है। जब अल्ट्रासाउंड पल्सेस पे टक्कर मारती है तो वाइब्रेट करता है और साउंड वेव्स डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा, फिर देन वी डिस्कस एक डेफिनेशन पढ़ी, स्पेसिफिक एकूस्टिक इंपेडेंस। हर मीडियम की एक स्पेसिफिक एकूस्टिक इंपेडेंस होती है और वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। हमने डेफिनेशन पढ़ी। अच्छा बेटा, आगे चल रहे हैं। हाँ जी, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन द बॉडी। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन of ultrasound inside the body, obviously, of ultrasound. Reflection and transmission of ultrasound inside the body. जी बेटा, so let us consider ये बाउंड्री है, प्लीज ड्रॉ करें ये बाउंड्री, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 नीचे वाला, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसका एकूस्टिक इंपेडेंस 1, इसका स्पेसिफिक एकूस्टिक इंपेडेंस Z2, Z1, Z2। प्लीज ड्रॉ करें। Let us consider a sound wave having intensity I, having initial intensity I, is incident on the boundary। यहां पे जो इंसिडेंट होती है, यहां पे उसकी इंटेंसिटी I है। क्या करेगी? Some will be reflected back IR और some will be transmitted into the body IT। रिफ्लेक्ट होगी, स्पीड चेंज है, स्लो होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, फास्ट होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वही वेव्स वाला सीन। इनिशियल इंटेंसिटी आई है, ये आई आर है, ये आई टी है। व्हाट इज आई आर? रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी। व्हाट इज आई टी? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। आई क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंसिडेंट। बेटा ये यहां पे पहुंची है इंसिडेंट इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी आई है। डायग्राम बनाए, मीडियम 1, मीडियम 2, Z1, Z2, आई, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी। डायग्राम बना ली तो लिखिए जल्दी से प्लीज। देखिए, लेट अस कंसीडर a sound wave of intensity I. Let us consider a sound wave of intensity I is incident on the boundary between two mediums. Let us consider the sound waves of intensity I Let us consider the sound wave of intensity I is incident on the boundary between two mediums as shown in diagram, between two mediums as shown in diagram.
तो लिखिए सम ऑफ इट्स इंटेंसिटी इज रिफ्लेक्टेड बैक, ब्रैकेट में लिख लो आई आर, ब्रैकेट में लिख ले आई आर, and sum of its intensity is transmitted into the second medium, and sum of its intensity is transmitted, and sum of its intensity is transmitted into the second medium, ब्रैकेट में लिखें IT, तो क्या रिलेशन है मुझे पता है, आई आर प्लस आई टी इज इक्वल टू आई, सही है ना, एनर्जी कंजर्व है ना, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आई के इक्वल आ जाएगा ना, आई आर प्लस आई टी इज इक्वल टू आई, एनर्जी इज कंजर्व, कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ ट्रांसमिट होगी। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन को आई पे डिवाइड कर रहा हूं, तो आई आर ओवर आई प्लस आई टी ओवर आई इज इक्वल टू 1। बेटा इसको भी मैंने आई पे डिवाइड कर लिया, इसको भी आई पे डिवाइड कर लिया, इसको भी आई पे डिवाइड कर लिया, तो क्या बच गया, ये बच गया आई आर ओवर आई टी ओवर आई इज इक्वल टू 1। ये भी रेशियो बन गई, ये भी रेशियो बन गई। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, इंटेंसिटी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। जी बेटा, क्या बताया मैंने आपको कि लेट अस कंसीडर अ साउंड वेव हैविंग इंटेंसिटी आई, यहां पे टक्कर मारती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कितनी रिफ्लेक्ट होगी कितनी ट्रांसमिट होगी बाद में बात करती है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ ट्रांसमिट होगी, हमेशा ऐसे ही होगा। और जब भी इन दोनों को प्लस करोगे आई आर प्लस आई टी इज इक्वल टू आई आएगा, हमेशा ऐसे ही होगा, एनर्जी कंजर्व है। पूरी इक्वेशन को आई पे डिवाइड कर लिया, आई आर ओवर आई इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, आई टी ओवर आई इंटेंसिटी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। इन रेशियोज का सम 1 होता है। मतलब अगर आपको एक पता होगी तो दूसरे को 1 से माइनस करोगे तो दूसरी आ जाएगी। अगर ये 1/4 है तो ये 3/4 होगी ना, अगर ये 2/5 है तो ये 3/5 होगी ना, प्लस करोगे तो 1 आएगा। जी जनाब, आई आर ओवर आई को हम अल्फा भी कहते हैं, अल्फा इसको अल्फा भी कहते हैं। और ये पता है किसके इक्वल होती है, अब इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। व्हाट इज इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये एक्यूस्टिक इंपीडेंस पे डिपेंड करती है। यू नो आई आर ओवर आई पता है किसके इक्वल होगा, डिफरेंस का स्क्वायर ओवर सम का स्क्वायर। Intensity reflection coefficient can be represented by difference over sum, स्केयर तो आएगा, लिख ले प्लीज, डिफरेंस ओवर सम। ये याद करना है इसको, Z2 माइनस Z1, Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर दोनों पे आएगा, ताकि नेगेटिव वाली टर्म भी पॉजिटिव बन जाए, बस पॉजिटिव लेना होता है। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसके इक्वल होगा। अब आप देख सकते हैं बेटा, नीचे तो सम है ना, इसको छोड़े, ऊपर डिफरेंस है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जितनी ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, उतना रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, ट्रांसमिट कम होगा। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, ट्रांसमिट कम होगी। और जितना ये दोनों सेम होंगे, यू नो, अगर ये दोनों सेम होंगे, इनका डिफरेंस बहुत कम होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो आई आर और आई जीरो हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड ही होगी, सारी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूं, देखो एयर का एक्यूस्टिक इंपीडेंस कितना आया था, 429 एयर का। ह्यूमन बॉडी का कितना आया था, 15 लाख एक्यूस्टिक इंपीडेंस। ये एयर का है, ये ह्यूमन बॉडी का है। अब जरा गौर से सुनिए, इनका डिफरेंस देखिए, 15 लाख और 429, इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना भाई।
15 लाख में से 429 माइनस करेंगे तो 15 लाख ही आएगा ना ऑलमोस्ट, और 15 लाख में 429 प्लस करेंगे तो भी 15 लाख आएगा। ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Z2, ये निग्लिजिबल है, और ये भी Z2, तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, IR ओवर I इज इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो IR इज इक्वल टू I। 100% वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एयर से साउंड वेव बॉडी में ट्रांसमिटिंग नहीं होगी। एयर से बॉडी में, अब मैं जो बोल रहा हूं आप लोग सुन तो नहीं रहे, चलिए मैं खुद तो सुन रहा हूं, तो क्या होगा, मेरी साउंड वेव मेरी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो रही, हमारे बाहर की साउंड बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो रही, क्योंकि एयर का और ह्यूमन बॉडी का एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी साउंड्स हैं जो बाहर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, हार्ट बीट की साउंड होती है ना, हार्ट बीट की साउंड होती है, पेट भी गुड़गुड़ कर रहा होता है, वो भी साउंड होती है, तो बाहर नहीं आ रही होती। क्यों नहीं आ रही होती, हमारी बॉडी का और एयर का एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो बॉडी के अंदर, एयर से बॉडी के अंदर वेव नहीं जाएगी, क्योंकि एयर का एकूस्टिक इंपेडेंस इतना है, इसका इतना है, Z2 माइनस Z1, ये Z1 है, ये Z2 है। तो फिर कैसे जाती है बॉडी के अंदर ट्रांसमिट, जेल लगाते हैं, जेल। आपको पता है अल्ट्रासाउंड प्रोब डायरेक्ट बॉडी पे नहीं रखते, एयर बबल्स आ सकते हैं कैविटीज के अंदर, हम चाहते हैं एयर ना हो। अगर एयर होगी तो अल्ट्रासाउंड पल्सेस बॉडी में नहीं जाएंगी, प्रोब से निकलेंगी, एयर पे तो आ गई, एयर से बॉडी में नहीं जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक कपलिंग मीडियम लगाते हैं, जेल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इस पे आपने अल्ट्रासाउंड प्रोब बाद में रखेंगे, पहले यहां पे क्या लगाएंगे, कपलिंग मीडियम। कपलिंग मीडियम और जेल, ये कपलिंग मीडियम है, जेल है। अब यहां पे रखेंगे अल्ट्रासाउंड प्रोब, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है। अब क्या होगा, जो जेल है, जेल अल्ट्रासाउंड पल्सेस अल्ट्रासाउंड से निकल के जेल में एंटर होंगी, जेल से बॉडी में चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि जेल का एकूस्टिक इंपेडेंस और ह्यूमन बॉडी का एकूस्टिक इंपेडेंस ऑलमोस्ट सेम है, इनका डिफरेंस बहुत कम है, तो मोर देन 90% बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये आपने लिखा IR और I, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, लिख लें, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑन टू मीडियाज। ये तो मैंने एग्जांपल बताई ना आपको, intensity reflection coefficient depends on difference of impedance of two medias. Difference of impedance of two medias. Larger the difference, larger the reflection, smaller the transmission. Intensity reflection coefficient depends on impedance difference of two medias. Larger the difference, larger the reflection, smaller the transmission. आगे लिख लें, फॉर एग्जाम्पल Z1 एयर का 429, Z2 ह्यूमन बॉडी का 15 लाख। सो व्हाट इज IR ओवर I? इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. So no sound wave from air will enter into the human body. A very small intensity will enter. निग्लिजिबल एंटर होगी। जब निग्लिजिबल एंटर होगी तो बाहर निकलेगी भी निग्लिजिबल, उसका भी निग्लिजिबल। एंटर नहीं होगी तो निकलेगी भी नहीं। तो लिख ले, एस एयर एकूस्टिक इंपेडेंस ओवर इज दिस, ह्यूमन बॉडी इज दिस, ह्यूज एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस। तो ऑलमोस्ट all intensity is reflected back. All intensity, आप चाहो तो ये लिख सकते हो वैल्यूज डाल के, all intensity is reflected back, no transmission या negligible transmission. अल्ट्रासाउंड पल्सेस एयर से बॉडी में नहीं आएंगी, एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, टू रिड्यूस द एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस, लिखिए, टू रिड्यूस the acoustic impedance difference, to reduce the acoustic impedance difference, a coupling medium, couple से, coupling medium, COUPLING, coupling, a coupling medium or gel is used.
To reduce the acoustic impedance difference, a coupling medium or a gel is reduced. The gel fills all the cavities ताकि air trap ना हो. It's liquid. The gel fills all the spaces. The gel fills all the cavities or spaces. The gel fills all the cavities or spaces between the probe and body. All the spaces or cavities between probe and body. It fills all the spaces or cavities between probe and body, so that there should no air be trapped. So that there should no air be trapped. यहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए. फुल स्टॉप के बाद देखिए, नो एयर शुड बी ट्रैप्ड. फुल स्टॉप के बाद देखिए, the gel and human body has negligible acoustic impedance difference. The gel and human body have negligible acoustic impedance difference. Negligible acoustic impedance difference. Negligible acoustic impedance difference. Therefore, ultrasound pulses are transmitted into and out of the body. Therefore, ultrasound pulses are transmitted into and out of the body. तो हम जेल इसलिए लगाते हैं ताकि एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस कम हो जाए. एयर का और ह्यूमन बॉडी का एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, ट्रांसमिट कम होगी, बल्कि बॉडी में जाएगी नहीं. उसके डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए कपलिंग मीडियम और जेल लगाते हैं. जेल क्या करता है, यहां से अल्ट्रासाउंड पल्सेस आएंगी, जेल में जाएंगी, इधर से बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगी. इज इट क्लियर टू यू? तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इट डिपेंड्स ऑन एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस. नेक्स्ट बेटा, absorption of ultrasound. Absorption of ultrasound. Next heading. पहले तुमने बात की ना कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस जनरेट कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फिर हमने पढ़ा अल्ट्रासाउंड, एक डेफिनेशन पढ़ी, स्पेसिफिक एकूस्टिक इंपेडेंस क्या होती है. It is density of medium multiplied by speed of sound in that medium. Z is equal to rho into C. C is speed of sound, not speed of light. फिर हमने पढ़ा कि बॉडी में ट्रांसमिट होगी कि रिफ्लेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस के ऊपर. जितना एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस ज्यादा होगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, ट्रांसमिट कम होगी. सिमिलरली, जितना एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस कम होगा, ट्रांसमिट ज्यादा होगी, रिफ्लेक्ट कम होगी. तो एयर का एकूस्टिक इंपेडेंस और ह्यूमन बॉडी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो एयर से बॉडी में अल्ट्रासाउंड नहीं आती. उस डिफरेंस को कम करने के लिए हम जेल लगाते हैं. जेल रिड्यूसेस द एकूस्टिक इंपेडेंस डिफरेंस. जेल रिड्यूस कर देता है और बॉडी में ट्रांसमिट और रिसीव हो जाती है. अच्छा, अब जब बॉडी में जा रही है अल्ट्रासाउंड पल्सेस, तो बॉडी के अंदर क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट. है हीटिंग इफेक्ट, तो उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है, मतलब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहती है, मतलब उनकी एनर्जी हीट एनर्जी बनती रहती है. तो लिख लें, लिखें, when ultrasound pulses travel into the body, the heat energy is produced. The heat energy is produced. That is, ultrasound have heating effect. The heat energy is produced. इनका heating effect है. They have a heating effect. Therefore, their intensity decreases.
देयरफॉर देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेस, अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। देयरफॉर देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेस, दे हैव अ हीटिंग इफेक्ट। एक्सरेज का क्या था, आयनाइजिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी कम हो रही थी ना, इनका हीटिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी कम हो रही है। इनका आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं है, हीटिंग इफेक्ट है, लेकिन काम वही है। क्या, जब पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड बॉडी में आती है, इसकी थिकनेस x है, यहां पे इंटेंसिटी I नॉट है, तो जब यहां पे पैरेलल बीम निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी I होगी, और वो क्या होगी, वही एक्सपोनेंशियली कम होगी। I के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर माइनस kx। ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाओ। हाँ जी, दे हैव अ हीटिंग इफेक्ट के बाद डायग्राम बनाई, नीचे वाली लाइन में लिखिए। Well, parallel beam of ultrasound pass through a body when parallel beam of ultrasound are passed through a body, they are absorbed into the body, उनके हीटिंग इफेक्ट की वजह से they are absorbed into the body, they are absorbed into the body and their intensity decreases exponentially just like X-rays, and their intensity decreases exponentially just like X-rays। जब एक्सरे गुजरती थी तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होती थी ना, e पावर माइनस म्यू एक्स, यहाँ पे के एक्स है, और के क्या चीज है, वही एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। व्हाट इज एक्स, एक्स इज थिकनेस, तो एक्सरेज की तरह एब्जॉर्ब होती है, उनकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं, एक्सपोनेंशियली कम होती है, और वो थिकनेस जो इंटेंसिटी को आधा कर दे, वो हाफ वैल्यू थिकनेस, वही सीन जो एक्सरेज में बड़ा था। तो जब बॉडी से गुजरेगी उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी और एक्सपोनेंशियली कम होगी। ये ग्राफ दिया नहीं, मैंने बता दिया आपको। तो पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज आएंगी, एक्सरेज नहीं सॉरी अल्ट्रासाउंड आएंगी, तो वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से उनकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी, और कैसे कम होगी, एक्सपोनेंशियली कम होगी। इसलिए यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है ना, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट के साथ ई पावर माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज थिकनेस, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, वही वाला ग्राफ। जी बेटा, अब इसको अप्लाई करना जरा मुश्किल चीज है, जरा गौर से सुनिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये एक मीडियम है, मीडियम 1, ये मीडियम 2, इसका एकॉस्टिक इम्पीडेंस, इसका अटेन्युएशन कोएफिशिएंट K1 है, इसका अटेन्युएशन कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अच्छा, इस बाउंड्री का इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गिवन है IR ओवर I, ये है जी 3/4, और इस मीडियम का IR ओवर I है हाफ। ये दो मीडियम्स हैं। अब थोड़ा मुश्किल चीज बता रहा हूं मैं आपको।
यहां पे अल्ट्रासाउंड आ रही है जिसकी इनिशियल इंटेंसिटी इस जगह पे आई है। अच्छा, अब वो क्या करेगी, यहां ए पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी आई है, सारी ट्रांसमिट हो गई ए पे, ए से पहुंचेगी बी पॉइंट पे, बी से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ बी से सी में ट्रांसमिट हो जाएगी, ये सी पॉइंट है। फिर सी पे क्या होगा, आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी, डी पे पहुंचेगी, डी पे कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ वापस आएगी। तो मैं अभी इसकी बात करता हूं, ये वेव यहां जा रही है, यहां से चलती है बी से और बी से यूं वापस आती है सपोज। तो यहां पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, वापसी पे ए पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी आपको, मुझे ये इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी रिसीव्ड, इंटेंसिटी रिसीव्ड जो यहां से वापस आई है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, मुश्किल है ये। ए से चल रही है, ए से बी पे जाती है, बी पे रिफ्लेक्ट होती है और ए पर आती है। एक तो मुझे ये चाहिए, दूसरी ये चाहिए, ए से चलेगी बी पे आएगी, बी से सी पे ट्रांसमिट होगी, सी से चलेगी डी पे आएगी और कुछ पे रिफ्लेक्ट होगी, कुछ यहां से भी रिफ्लेक्ट होगी और फिर कुछ यहां पहुंचेगी, और मुझे इसकी भी इंटेंसिटी चाहिए। चलिए इसको I2 कह रहा हूं, ये I2 है बस, और ये I3 है। मुझे वो इंटेंसिटी चाहिए जो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और मुझे वो इंटेंसिटी चाहिए जो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, डी इस बाउंड्री से। अब जरा गौर से सुनिए, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं जी बेटा। इंटेंसिटी शुरू में कितनी इंटेंसिटी थी, आई, शुरू में कितनी इंटेंसिटी थी, आई। अब जरा गौर से सुनिए, जब यहां से ए पे कितनी इंटेंसिटी थी, आई, जब ए से बी पे जाएगी तो एब्जॉर्ब होती रहेगी ना, एब्जॉर्ब होती रहेगी ना, हीटिंग इफेक्ट होगा ना, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर माइनस k1 x1, इसकी थिकनेस x1 है, इसकी थिकनेस x2 है, इसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है। ए से चलेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, उसकी इंटेंसिटी यूं करके कम होती रहेगी, एक्सपोनेंशियली कम होती रहेगी उसकी इंटेंसिटी। तो ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर माइनस k1 x1। अभी मैं I2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, I2 जो मिलेगी, शुरू में कितनी थी, I, जब ए से बी पे गई तो उसका क्या मल्टीप्लाई होगा, तो आगे गई कम होती गई k1 x1 मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब यहां पे बी पे पहुंची, बी पे बिफोर रिफ्लेक्शन, बी पे पहुंच गई है, अभी आप कहां पे पहुंचे हैं, एट बी, यहां पे बी पे इतनी इंटेंसिटी है, एट बी बिफोर रिफ्लेक्शन कितनी है। अच्छा, अब क्या होगा, जितनी इंटेंसिटी बी पे पहुंचेगी कितनी रिफ्लेक्ट होगी, 3/4 IR ओवर आई, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गिवन है क्वेश्चन में, इस बाउंड्री का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 3/4, जितनी इंटेंसिटी पहुंचेगी उसका 3/4 रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, 1/4 ट्रांसमिट होगा। तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी इंटेंसिटी पहुंची है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3/4 क्या हो गया, इंटेंसिटी एट बी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इतनी इंटेंसिटी थी बिफोर रिफ्लेक्शन, ये 3/4 मल्टीप्लाई हुआ। अब ये क्या चीज बन गई है, इंटेंसिटी एट बी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ क्या है भाई, शुरू में कितनी इंटेंसिटी थी, आई, जब ए से बी पे गई तो इंटेंसिटी कम होती गई क्योंकि हीटिंग इफेक्ट पैदा होता गया, क्या मल्टीप्लाई हो गया, e पावर माइनस k1 x1 मल्टीप्लाई हुआ। अब बी पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई बिफोर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्ट क्या होगी, जितनी इंटेंसिटी पहुंची उसका 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अभी बी पे इंटेंसिटी है कितनी है, 3/4। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब बी से वापस जाना है, वापस इस मीडियम से गुजरना है, इस अजाब से गुजरना है, वापसी पे भी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगी, वापसी पे भी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होगी, तो क्या टर्म मल्टीप्लाई होगी, इसी मीडियम से दोबारा गुजरेगा ना, तो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर माइनस k1 x1 दोबारा मल्टीप्लाई होगा। एक बार जाते हुए मल्टीप्लाई हुआ, एक बार आते हुए मल्टीप्लाई हुआ, और बी पे क्या मल्टीप्लाई हुआ, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी पहुंचेगी, ए पे कितनी थी, आई, ए से बी पे कितनी गई, e पावर माइनस k1 x1 मल्टीप्लाई हो गया, जितनी बी पे पहुंची उसका 3/4 रिफ्लेक्ट हो गया, जितनी बी पे रिफ्लेक्ट होने के बाद है वापस e1 इंटू e पावर माइनस k1 x1 दोबारा आ गया। तो आपकी कितनी इंटेंसिटी पहुंची थी वापसी पे दोबारा, आप इसको लिख लो, ये बोलेगी 3/4 I e पावर माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2/1, ये वाली बीम 1
का ये काम था। अब बीम 2 की बात करता हूं, बीम 2 की बात करता हूं। तो ये बेटा मैं आपको दोबारा बताऊंगा, पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे तो आएंगे समझ में। तो बीम 1 ऐसे हुआ, बीम 2 और भी ज्यादा मुश्किल है। बीम 2 वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं हुए, लेकिन अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। देखो प्लीज ट्राई करें आप। मैं इसकी बात कर रहा हूं, बीम 2 की बात कर रहा हूं। ए पे कितनी इंटेंसिटी है, यहां पे लिख रहा हूं I3 इज इक्वल टू, यहां पे कितनी इंटेंसिटी है I, ए पे। अब ए से बी पे जा रही है, बी पे जा रही है, बी पे जा रही है, इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। क्या मल्टीप्लाई हुआ, e पावर माइनस k1 x1, क्योंकि एब्जॉर्ब होती नहीं। ए से बी पे पहुंची। अब मैंने बी से रिफ्लेक्ट नहीं करना, बी से सी पे ट्रांसमिट करना है। कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, 3/4। 3/4 तो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो सी पे कितनी पहुंची, ये तो बी पे पहुंची ना, एट बी, एट बी। अब सी पे क्या पहुंची, 3/4 रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/4 ट्रांसमिट हुई। जितनी यहां पे इंटेंसिटी पहुंची है उसका 3/4 रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो रिफ्लेक्ट हुआ था ये नहीं चाहिए मुझे, ये जो ट्रांसमिट हुआ है वो चाहिए। तो बी से सी पे कितनी पहुंची, 1/4। ये सी पे पहुंच गई है, एट सी, एट सी। अच्छा अब क्या होगा, सी पे रुकना नहीं है, सी से डी पे जाना है। सी से डी पे जाएगी तो इस मीडियम में भी क्या होगी, अटेन्यूएट होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, e पावर माइनस k2 x2, इसका इसके अंदर भी एब्जॉर्ब होती रहेगी। सी से डी पे इतनी पहुंचेगी। अब ये डी पे पहुंच गई है। अब डी पे क्या होना है, रिफ्लेक्ट बैक होना है। कितने परसेंट रिफ्लेक्ट बैक होगी, हाफ रिफ्लेक्ट होगी, हाफ। इसका इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है, हाफ ट्रांसमिट हो जाएगी, हाफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आप डी पे पहुंच गए हैं, ये क्या है, ये डी पे पहुंच गए, एट डी बिफोर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, एट डी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बिफोर रिफ्लेक्शन है या आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब डी पे पहुंच गए। अब वापसी में दोबारा वही चीज, ये दोबारा ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी, दोबारा चीजें मल्टीप्लाई होंगी। क्यों, आपने डी से दोबारा सी पे जाना है, इस मीडियम से दोबारा गुजर रहे हैं, तो दोबारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं आगे लिख रहा हूं, साथ लिख रहा हूं इधर, इसके साथ कंटिन्यू है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ आगे चल रहा है। ई पावर डी से सी पे आना है, इस मीडियम से दोबारा गुजरना है, जिसकी थिकनेस x2 है, माइनस k2 x2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा। अब आप कहां पहुंच गए, सी पे पहुंच गए, वापसी पे सी पे। सी से बी पे रिफ्लेक्ट नहीं होना, सी से बी पे ट्रांसमिट होना है। कितना है जी इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इस बाउंड्री का, 3/4। आते भी वही होता है, जाते भी वही होता है, 3/4। तो सी से बी पे कितनी पहुंचेगी, 3/4 तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना यहां से वापस। यहां पे कितनी पहुंचेगी, 1/4। देखो 1/4। अब आप बी पे पहुंच गए। अब बी से दोबारा ए पे जाना है, दोबारा इस मीडियम से गुजरना है, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर माइनस k1 x1। तो बेटा सुन ले जरा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। यहां पे इंटेंसिटी आई है, सुनो प्लीज, इनको समझ में नहीं आया। ए पे इंटेंसिटी आई थी, ए से बी पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, e पावर माइनस k1 x1 मल्टीप्लाई हो गया। अब बी पे पहुंच गए। बी से रिफ्लेक्ट नहीं होना, बी से सी में ट्रांसमिट होना है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 3/4। 3/4 तो रिफ्लेक्ट होगी, तो सी पे ट्रांसमिट कितनी होगी, 1/4। सी पे ये इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो गया। अब आप सी पे पहुंच गए। अब सी से डी पे जाना है, जब सी से डी पे जाना है दोबारा इस मीडियम से गुजरना है। इस मीडियम को भी हीटिंग इफेक्ट करती रहेगी, यहां भी एब्जॉर्ब होती रहेगी, तो e पावर माइनस k2 x2 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गए जाते हुए, ये वाली टर्म। अब डी पे पहुंच गए। अब डी से क्या होगा, कितने रिफ्लेक्ट करनी है, इसका हाफ रिफ्लेक्ट होगी। इस मीडियम का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हाफ है, हाफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इससे हाफ मल्टीप्लाई हो गया। वापस आते हुए ये बीम आ रही है, वापस आते हुए दोबारा जो जाते हुए पाथ था वही आते हुए पाथ है। यही चीजें दोबारा मल्टीप्लाई होंगी, ये भी ये भी ये भी, तीनों चीजें जाते मल्टीप्लाई होंगी, ये तीनों आते हुए मल्टीप्लाई होंगी। तो दोबारा e पावर माइनस k2 x2 मल्टीप्लाई होगा। सी से बी पे कितनी ट्रांसमिट होगी, 3/4 तो रिफ्लेक्ट होगी, 1/4 ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर जितनी बी पे पहुंचेगी दोबारा इस मीडियम से गुजरेगी, तो e पावर माइनस k1 x1 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इसकी मैं प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा डिटेल में, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएंगे। मैंने थोड़ा जल्दी बताया है ताकि कल मुझे कल आपको समझ में आ जाएगा, आज ही आया तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।